बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बदलती हुई संस्कृत परंपराएं। आप सबने कमेंट कर करके भैया ये वीडियो लेके आओ। डोंट वरी, वीडियो आ चुकी है। दो पार्ट में वीडियो बनेगी। पहला पार्ट आपके सामने बहुत ही शॉर्ट वे में चीजों को समझाऊंगा और बहुत ही इफेक्टिव वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि सारी चीजें समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। आप नोट्स देखो, कहोगे वाह भैया मजा आ गया, आपने कितना अच्छा नोट्स बनाया। क्योंकि इस बार के जितने भी नोट्स बन रहे हैं ना, A1 क्लास के नोट्स बन रहे हैं और जिसको आप यूज करोगे कहोगे कि भैया हाँ ये वो नोट्स है जिसमें से क्वेश्चन भी आते हैं और एक बार के समझाने पे समझ में भी आ जाता है। तो चलिए करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत और देखते हैं आखिर इस चैप्टर में क्या है। बाकी आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो। वहां पे आपको इसका कोर्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। अदरवाइज ज्यादा जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां डिस्क्रिप्शन में तो लिंक तो दिया ही गया है एप्लीकेशन का, साथ ही साथ मेरा नंबर भी है, उस पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए भाई करते हैं चीजों की शुरुआत। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बदलती हुई संस्कृत परंपराएं। यहाँ पर बात ये होती है कि भाई हमारी संस्कृति किस तरीके से बदल रही थी। ठीक है, ये उस समय की बात हो रही है जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा लेखन कला और शहरी जीवन, मेसोपोटामिया के बारे में। दूसरे चैप्टर में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य हमने पढ़ लिया। तीसरे में यायावर साम्राज्यों के बारे में हमने पढ़ लिया और चौथा चैप्टर है 3 वर्गों के बारे में। किसके बारे में? 3 वर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आखिर चीजों में बदलाव कैसे आया। ये जो सांस्कृतिक जो परंपराएं है ना, इनमें चेंजेस कैसे आया। तो देखिए भाई, सिंपल सी मैं अगर मैं बात करूं, इंसान जब पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देता है ना, तो सारी चीजों में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आज के डेट में देखिए तरह तरह की चीजें आ रही हैं। इंसान कहता है कि हर एक चीज को वैज्ञानिक तरीके से देखना शुरू कर देता है कि हाँ ये चीज है। पहले कुछ और चल रहा था, है ना, जो पुरानी परंपरा कुछ और चल रही थी। लेकिन जब इंसान पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देता है तो चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई और उन पढ़ाई लिखाई की वजह से किन किन चीजों में परिवर्तन देखने को मिला। इन्हीं सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ओवरव्यू के लिए मैं बता दूं आपको, इसमें वैज्ञानिक खोज भी हम पढ़ेंगे, जैसे कोपरनिकस की क्रांति। साथ ही साथ इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इटली में पुनरुत्थान के बारे में पढ़ेंगे, इटली और इस्लाम की वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीज हम करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है। जहां पर पुन आए, पुन का मतलब क्या होता है, दोबारा से। पुन का मतलब क्या होता है, दोबारा से। जागरण का मतलब क्या होता है, जागृति होना, यानी कि पुराने दोबारा से चेतना आना। जैसे कोई कोई व्यक्ति है, ऐसा है जो जो कहता है कि भाई सपोज कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है कि वो पुरानी चीजें चल रही है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कहता हाँ 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 अब तो मुझे याददाश्त आ गया, है ना, अब तो मैं दोबारा से जग गया हूं। ऐसी वाली बात हुई। तो यहाँ पे देखिए पुनर्जागरण का अर्थ क्या हुआ। पुनर्जागरण का मतलब हुआ फिर से सोचना, फिर से किसी भी चीज के बारे में सोचना, समझना या फिर आगे बढ़ने की शुरुआत करना ही क्या कहलाती है, पुनर्जागरण कहलाती है। दोबारा समझाता हूं मैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से सोचना, समझना और साथ ही साथ आगे बढ़ने की शुरुआत करना। यह वह समय था जब लोगों ने पुराने अंधविश्वासों, क्या लिखा हुआ है बड़े ध्यान से सुनना, कि यह वह समय था जब लोगों ने पुराने अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों को छोड़कर विज्ञान, कला और ज्ञान और तर्क की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। क्योंकि लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी कला के बारे में जानना शुरू कर दिया, नए नए ज्ञान लेने शुरू कर दिए, नए नए तर्क देने शुरू कर दिए। तो इन्हीं सभी चीजों को हमने क्या नाम दे दिया, पुनर्जागरण का नाम दे दिया। आगे अब यहीं पे बात आती है, रेनेसा क्या है। रेनेसा का ही अर्थ होता है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का ही अर्थ होता है रेनेसा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। ठीक है, संस्कृत सांस्कृतिक बदलाव का काल, यानी कि ये इसलिए यूज किया गया है नाम, ताकि जो सांस्कृतिक बदलाव हुआ उसका नाम रखा जा सके। तो इसका नाम क्या रखा गया है, पुनर्जन्म नाम रखा गया है, क्योंकि पुरानी सोच में परिवर्तन देखने को मिला था। समझ में आ रही बातें। चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि रेनेसा व्यक्ति कौन होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि रेनेसा व्यक्ति कौन होता है, तो ये वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहुत सारे कुशलता हो, बहुत सारा ज्ञान हो और बहुमुखी हो, हर एक सेक्टर में हर एक चीजों के बारे में उसका जानकारी हो, वही होता है रेनेसा व्यक्ति। भाई समझ में आ रही बातें। चलिए अब बात करते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो देखिए पुनर्जागरण की शुरुआत कहा जाता है
सबसे पहले शुरुआत कहाँ देखने को मिली थी? इटली में देखने को मिली थी। फिर ये बाद में कहाँ कहाँ फैल गई? रोम में। जब आप इटली का मैप खोलोगे ना तो वहीं पे आपको नजर आ जाएगा, रोम हो गया, वेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, ये तो आप लोग 10वीं क्लास में भी पढ़े थे। तो देखिए बाद में ये रोम में फैल गया, वेनिस में फैल गया, फ्लोरेंस में फैल गया। ठीक है, इस आंदोलन ने लोगों में किस चीज की भावना जगाई? ये समानता की भावना को एक तरीके से उत्पन्न किया, और साथ ही साथ समाज में जो अंधविश्वास फैला था, जो पुराने रीति रिवाज फैले थे, इन चीजों का विरोध करना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों के पास क्या आना शुरू हो गया? ज्ञान आना शुरू हो गया, लोग पढ़ने लिखने लगे। ठीक है, पुनर्जागरण के समय में साहित्य यानी कि जिसको लिटरेचर कहा जाता है, लोगों की राजनीतिक सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, और साथ ही साथ इतिहास में इसे पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, पुनरुत्थान के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे रेनेसा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ठीक है रेनेसेंस कहा जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है फिर से जागृत होना, यानी कि फिर से जगना। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अगर देखा जाए पुनर्जागरण की शुरुआत ऐसे हुई थी। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने क्या आता है? आखिर यूरोपीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी किस तरीके से प्राप्त हुई है? तो जैसा सबके बारे में हमने पढ़ा है कि हाँ मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी, रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी, ऐसे ही यूरोपीय इतिहास के बारे में भी समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले आ जाती है पांडुलिपिया। पांडुलिपिया का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हाथों से द्वारा लिखी गई हो, उसी को हमने कह दिया है पांडुलिपि। तो पांडुलिपिया जैसे धार्मिक ग्रंथों था, विद्वानों की लिखी और पुरानी जो पुस्तिकाएं थी वो हो गई, किताबें हो गए, ग्रंथ हो गए, जैसे बाइबल की किताबें हो गई, वैज्ञानिकों की लिखी द्वारा जो पुस्तकें थी, इन सभी चीजों के द्वारा हमें रोमन इतिहास के हमें यूरोपीय इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। पत्र और दस्तावेज तो आपको पता है हर एक चीज में आ जाता है, जैसे राजाओं के जो आदेश हो गए, व्यापारिक जो समझौते हो गए, जब व्यापार किया जाता है तो कुछ लेन देन के लिए ठीक है कुछ चीजें लिख के पहले से रखी जाती है। ठीक है, ताकि कल की डेट में कुछ अगर हो तो उसमें दिखाया जा सके, देखो हमने इतना सामान भेजा था, इतना हमने आपने पैसा भेजा था, इस तरीके की चीजें। चित्रकला और मूर्तियां, जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा पेंटिंग, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ही फेमस थी, ये भी एक तरीके से स्रोत में आ जाती है। स्मारक तथा इमारतें आ गई, जैसे कि रोमन साम्राज्य की कोलिसियम हो गया, ठीक है, फ्लोरेंस का कैथेड्रल हो गया। सिक्के और मुद्राएं, ठीक है, पुराने समय के राजाओं के द्वारा चलाए गए थे, और साथ ही साथ पुरातात्विक अवशेष जिसमें खुदाई में मिले पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, ये वो चीजें हैं जिसके द्वारा हमें रोमन साम्राज्य के बारे हमें यूरोपीय साम्राज्य के बारे में इतिहास ही देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हमने समझ लिया स्रोत। देखिए कुछ ऐसे स्रोत है ना जो आप कॉमन किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अभिलेखों की बात कर लो, जैसे औजारे की बात कर लो, जैसे इमारतों की बात कर लो, ये आप कॉमन है, किसी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। देखिए वहां पे कहा जाता है कि जो पुनर्जागरण का समय शुरू हुआ ना, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? इटली में शुरू हुआ। कहोगे क्यों हुआ? भाई देखिए पहले विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो भी इटली में ही हुई थी, इसलिए कहा जाता है पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत है इटली में होनी शुरू हो गई। और साथ ही साथ कौन से विषय पढ़ाने पे जोर दिए गए? वो विषय जो कि साहित्य से रिलेटेड है, वो विषय जो दर्शन से रिलेटेड हो, वो विषय जो कि कानून से रिलेटेड हो, क्योंकि जब व्यापार होता था तो कानूनी पढ़ाई करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता था, इन चीजों से लेना देना था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इटली के शहरों का। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो इटली के जो शहर थे वो काफी कमजोर थे, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर एक टाइप से कमजोरी थी। तो क्या लिखा है इटली के शहरों का कमजोर होने के बाद फिर से दोबारा से वो जीवित होना, यानी कि दोबारा से उनके अंदर जागृति होना, समृद्धि होना, सांस्कृतिक रूप से उनका विकास होना, ये सारी की सारी चीज क्या कहलाती है? इटली का पुनरुत्थान कहलाती है। अगर सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो शहर जो पहले कमजोर या फिर खंडित हो गए थे व्यापार, कला, संस्कृति की वजह से, फिर से मजबूत तथा सक्रिय बनते चले गए, फिर से दोबारा से शुरू होना, यानी कि अच्छे से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। इटली के नगरों का पुनरुत्थान किन किन चीजों में देखा गया? आखिर कुछ तो ऐसे सिंबल्स मिले होंगे ना जिसको वजह से हमने देख के कहा कि हाँ ये चीज, जैसे अगर आप घर में पढ़ना शुरू कर दिए तो लोग कहेंगे ना कि हाँ यार ये तो पढ़ने लगा, इसके तो अच्छे नंबर आने लगे। इसी प्रकार से इटली में भी कुछ न कुछ चेंजेस तो हुए होंगे ना जिसकी वजह से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। तो देखिए किन किन चीजों में चेंजेस हुए। सबसे पहले इटली के शहरों में यूरोप तथा एशिया के व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान होता चला गया, पहली चीज तो ये हुई। दूसरे नंबर पे चित्रकला की बात कर लिया जाए, मूर्ति कला की बात कर लिया जाए, वास्तुकला की बात कर लिया जाए,
तो इन सभी चीजों में नई नई रचनाएं होनी शुरू हो गई। साथ ही साथ छोटे शहरों में अपने तरीके से शासन करना इन्होंने शुरू कर दिया। स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, जैसे जगहों पर पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ने लगी, मतलब पुस्तक होने लगे, जिसकी वजह से महिलाएं भी पढ़ सकते थे, पुरुष भी पढ़ सकते थे, एकांत में भी बैठ के पढ़ सकते थे, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते थे। ठीक है, अच्छा लोग शिष्टाचार और पहनावा तथा व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते थे। शिष्टाचार पर ध्यान देने का मतलब क्या हुआ? शिष्टाचार पर ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से लोग एक दूसरे का जो व्यवहार है ये अच्छे से करना शुरू कर दिए। ठीक है, एक दूसरे से जो व्यवहार है वो अच्छे से करना शुरू कर दिए। पहनावा अच्छा खासा हो गया, इनका व्यक्तिगत विकास, पर्सनल जो डेवलपमेंट है ये अच्छा खासा होने लगा। वैज्ञानिक खोजों तथा तकनीक प्रगति इनमें होने लगी, मतलब नए नए वैज्ञानिक खोज होने लगे और तकनीकी रूप से, टेक्नोलॉजी रूप से बहुत ही अच्छा खासा करने लगे थे। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ और ये सारी चीजें नोटिस की गई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं क्या लिखा है। विश्वविद्यालय तथा मानवतावाद, इसमें हम विश्वविद्यालय की बात करेंगे। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय यानी कि इटली के शहरों में स्थापित किए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। 11वीं शताब्दी में पादुआ तथा बोलोनिया, ठीक है, बोलोनिया विश्व कानून की पढ़ाई करने के लिए मशहूर थे, यानी कि एक तरीके से ये वो जगह था जहां पे कानून की पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है, अच्छा कानून की पढ़ाई क्यों करवाई जाती थी? व्यापार वाणिज्य होने के कारण इनकी जो जरूरत पड़ती थी, ठीक है, विवाद को सुलझाने के लिए भी वकीलों की जरूरत पड़ती थी। तो भाई वकील कहाँ से आएंगे? जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो वकील आएंगे, कि ऐसे वकील बन जाएंगे, इसलिए पढ़ाई कराना जरूरी था। कानून का अध्ययन करना एक लोकप्रिय विषय बन गया और नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? मानवतावाद। अब देखिए एक बात समझिए, मानवतावाद कहा किसको गया? ऐसे लोगों को ऐसे शिक्षक, ठीक है, ऐसे शिक्षक जो कि स्कूलों में, मतलब विद्यालयों में पढ़ाया करते थे, नीति दर्शन शास्त्र इन सब चीज के बारे में जो जानकारी देते थे, ज्ञान देते थे, उन लोगों को मानवतावादी कहा गया। क्या बोला गया? मानवतावादी कहा गया। ठीक है, और मानवतावाद किसको कहा गया? ये जो जितनी भी चीजों को सीख कर जो परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है, जो चेंजेस देखने को मिला, इन्हीं सभी चीजों को मानवतावाद का नाम दे दिया गया। पढ़ाने वाले टीचर्स को क्या कहा गया? मानवतावादी। और इन जैसे चीजों को हमने क्या बोल दिया? मानवतावाद बोल दिया। देखिए क्या लिखा है, कानून का अध्ययन करना एक लोकप्रिय विषय बन गया और नई संस्कृतियों को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने क्या कर दिया? मानवतावाद का नाम दे दिया, यानी कि जितनी भी चेंजेस हुई उन चीजों को क्या बोल दिया? मानवतावाद बोल दिया। 15वीं शताब्दी के शुरुआत के दशकों में मानवतावादी जो शब्द है किसके लिए यूज किया जाता था? अध्यापकों के लिए यूज किया जाता था, जो कि अलंकार, ठीक है, व्याकरण और कविता, इतिहास तथा नीति दर्शन जैसी चीजें पढ़ाते थे। इन लोगों को मानवतावादी कहा जाता था। और जो परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है, आगे चलकर 19वीं शताब्दी में इसी को हमने क्या बोल दिया? मानवतावाद बोल दिया। तो मानवतावाद, मानवतावादी, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे समझते हैं। आगे है मानवतावाद। अब मानवतावाद की जिसको बात करते हैं, जिसका मतलब होता है ह्यूमनिज्म। देखिए मानवतावाद का अब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति के अंदर मानवता आ जाना। मानवता मतलब होता है कि इंसान जब पढ़ा लिखा रहता है ना, तो उसको ये समझ में आ जाता है इससे मुझे ऐसे व्यवहार करना है, इससे मुझे ऐसे व्यवहार करना है। ठीक है, तो क्या लिखा? मानवतावाद वह विचारधारा है जिसमें मनुष्य और उसकी जो क्षमताएं हैं, ठीक है, उस पर जोर दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा और किस तरीके से वो काम कर रहा है। इसमें शिक्षा हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, इतिहास हो गया, दर्शन को महत्व दिया जाता है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में जो अध्यापक ये विषय पढ़ाते थे उनको मानवतावादी कहा जाता था, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसे मनुष्य की सोच तथा संस्कृति को विकसित करने वाले आंदोलन भी कहा जाता है, यानी कि लोगों ने पुरानी चीजों को छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से चेंजेस यानी कि परिवर्तन देखने को मिले। पेट्रोर्क मानवतावाद के पिता के रूप के में जाने जाते हैं, यानी कि देखा जाए जो पेट्रोर्क है, ठीक है, इनकी बात हो रही है, ये जो पेट्रोर्क हैं उनको ही मानवतावाद के पिता के रूप में माना जाता है। उन्होंने पादरियों के जो अंधविश्वास थे, पादरियों के जो अंधविश्वास थे और उनकी जो जीवन शैली थी उनकी आलोचना की। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या नाम है? फ्रांचेस्को पेट्रोर्क इनका नाम है। 1304 से लेकर 1378 तक ये पूरा रहे थे और इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? पेट्रोर्क कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए पादरियों के अंधविश्वासों की बात की जा रही है कि जो पादरी थे इनके अंधविश्वासों की चीजों को, ठीक है, वो किया, चैलेंज किया था। देखिए पहले ये क्या होता था, पादरी जो वगैरह होते थे ना, ये ना पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज देते थे कि भाई अगर तुमने पाप किया है और तुमने ये सर्टिफिकेट बनवा लिया, ठीक है, तो इसकी वजह से जो तुम्हारा पाप है सारा खत्म हो जाएगा
और आगे चल के जब आप मरोगे तो मरने के बाद जो आपके साथ होगा, वो जो गलत होने वाला था, जो आपने पाप किया था उसकी वजह से जो गलत होने वाला था वो गलत नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। यानी कि ये वो चीजें हैं, अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो समझो कि मरने के बाद आप सब चीज सही रहेगा। तो इस प्रकार की चीजें थी और इन अंधविश्वासों के खिलाफ इन लोगों ने मुहिम चलाना शुरू किया और आगे चल के ऐसी चीजें हुई जो कि मैं आपको बताऊंगा कि जो पाप स्वीकृति दस्तावेज था वो किस तरीके से मिलता था और कैसे, ठीक है, लोग उसका यूज करते थे। देखिए, मानवतावाद के विचारों का अभिलक्षण क्या, अभिलक्षण का मतलब क्या होता है, एक तरीके से संकेत क्या है, मानवतावाद किन किन चीजों पे देखने को मिला। तो सबसे पहले मनुष्य पर ध्यान दिया गया। अब कहोगे मनुष्य पर ध्यान देने का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कौन सा व्यक्ति कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या एबिलिटी है, कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है, यानी कि हर एक व्यक्ति हर जैसा नहीं होता है। तो इसी वजह से उनकी क्षमताओं पे ध्यान देना, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, तो मनुष्य और उसकी क्षमताओं पर ध्यान दिया गया। यहाँ पे शिक्षा का महत्व बढ़ा, जैसे साहित्य, इतिहास, दर्शन, कला, इन सब चीज का बढ़ावा देखने को मिला। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी हुई, जैसे सोचने और निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता थी इसमें भी परिवर्तन आया। सांस्कृतिक विकास हुआ, जैसे कला में, कविता में, वास्तुकला में, संगीत में, इसमें नवाचार हुआ। नवाचार का मतलब होता है एक तरीके से परिवर्तन देखने को मिला। धार्मिक आलोचना की बात किया जाए, जैसे अंधविश्वास हो गया, कट्टर धार्मिक प्रथाओं का आलोचना किया गया कि भाई जो अंधविश्वास पुराने जमाने से चलता आ रहा है, भाई उन चीजों को खत्म किया गया। लोग पढ़ाई लिखाई करना शुरू किए और इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अब नई परंपरा शुरू हो जाएगी, तभी तो इसको मानवतावाद का नाम दिया गया था। आगे प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन किया गया, जैसे रोमन और ग्रीक साहित्य, कला और दर्शन, इन सब चीजों को महत्व दिया गया। साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन पे जोर दिया गया, केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक जो सांसारिक जो जीवन है और जो सांसारिक उत्तरदायित्व है, इस पे ध्यान दिया गया कि किस व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या करना चाहिए जिंदगी में, ये सब चीज पे इस पे जोर दिया गया। तो ये है मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण, ठीक है। अच्छा, ये देखिए एक आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये दीपाइटा, देखिए ये आपके पेपर में भी आता है कि इस पिक का क्या नाम है, तो आप कहोगे दीपाइटा, क्या नाम है, दीपाइटा नाम है, ठीक है। इसमें है एक जो है माइकल एंजेलो, ठीक है, माइकल जो एंजेलो है, इन्होंने इस चीज का निर्माण किया था और इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो है ये है मेरी, क्या नाम है, मेरी। इन्होंने क्या किया है, ईसा मसीह जो है ना, इनको ईसा को इन्होंने अपने ऊपर धारण किया है, ठीक है, यानी कि अपने गोद में रखा हुआ है। तो ये इन चीजों को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए आगे समझिए, अगला क्या लिखा है, विज्ञान दर्शन में अरबियों का क्या योगदान था। अब देखिए अरबियों का क्या योगदान था, तो सिंपल सी बात याद रखना, जहां पे अरबियों का योगदान की बात है वहां पे आप समझना कि इन्होंने काम क्या किया था, अनुवाद करने का काम किया था और साथ ही साथ संरक्षण करने का काम किया था। संरक्षण का मतलब क्या होता है, जो साहित्य था उन चीजों को कन्वर्ट करने का काम किया और साथ ही साथ उसको सुरक्षा देने का काम भी किया था। तो क्या लिखा है, विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान रहा है, तो मध्यकाल में ईसाई विद्वान यूनानी तथा रोमन ग्रंथों को जानते थे, यानी कि मध्यकाल जो था, ऐसे समय में अगर देखा जाए तो जो ईसाई विद्वान थे ना, ये यूनानी के बारे में जानते थे और रोमन ग्रंथों के बारे में भी जानते थे, लेकिन इनकी गलती ये थी कि इन्होंने इन चीजों का क्या किया था, प्रचार प्रसार नहीं किया था। आगे चल के जब अरबी लोग आए तो इन्होंने क्या किया, इन चीजों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से लोगों को जानकारियां देखने को मिले। देखिए कहते हैं कि अक्सर अच्छी चीजें इसलिए छूट जाती है क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में होती है। अगर मैं कहूँ कि ये बुक पढ़ लेना, आपको कि भैया इंग्लिश में, मुझे तो हिंदी समझ में आती है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा या फिर वो हिंदी वर्जन में है तब सीख पाओगे। इसी प्रकार से तो अगर जो ट्रांसलेट करेगा उसका महत्व बढ़ जाएगा कि आप तो टेक्नोलॉजी आज तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन पहले के समय में ट्रांसलेट करना एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती थी। तो जो अरबी लोग थे इन्होंने ट्रांसलेट करने का काम किया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, मध्यकाल में ईसाई विद्वान जो कि यूनानी और रोमन साम्राज्य के ग्रंथों को जानते थे, लेकिन इन्होंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, जो अरब के अनुवादक थे, यानी कि जो अनुवाद करने वाले थे, इन्होंने अतीत की पांडुलिपियों को संरक्षण दिया, यानी कि सुरक्षा प्रदान किया और साथ ही साथ सावधानी पूर्वक से उसका अनुवाद किया। ठीक है, 14वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वान ने अरब अनुवादकों का यूनानी दर्शन पढ़ा और साथ ही साथ यूनान तथा अरब विद्वानों ने एक दूसरे के रचनाओं का अनुवाद करना शुरू किया। यह ग्रंथ विज्ञान, गणित, खगोल, औषधि, रसायन, इन सभी चीजों से संबंधित था। इससे मानवतावादी विचारों का विकास हुआ। बाद में मानवतावादी
विषय स्कूलों में ही पढ़ाए जाने लगे और यह परिवर्तन पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके फैल गया। आप देखो कितना इजी टॉपिक है और चीजों को आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ये आता है आपका 4 नंबर में, ठीक है, इसको अच्छे से आप लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, कला और यथार्थवाद, ठीक है, यानी कि आर्टिस्ट एंड द रियलिज्म। अब देखिए एक बात समझिए, रियलिज्म का मतलब होता है जो जैसा है उसको उसी तरीके से शो करना, रियलिज्म कहलाता है। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, जो चीजों को कलाकारी के द्वारा करता है। तो अब देखिए एक बात समझिए, उस समय क्या हुआ, जो चित्र बनाए जाते थे, जो कि मूर्तियां बनाई जाती थी या कोई भी पेंटिंग बनाई जाती थी, तो वो ऐसी बनाई जाती थी ताकि देखने से लगे इसमें जीवन है ना, उसमें क्या है, जीवन है। अब जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ठीक है, रुक जाइए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, वो जो लियोनार्डो दा विंसी का जो चित्र है, ठीक है, मोनालिसा वाला, ठीक है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए उस समय ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था ये चित्र, ये देखिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। सोचो उस समय बनाया गया जो चीज है, ठीक है, मोनालिसा का ये, और ये द लास्ट सफर का है, वो देखो कितना प्यारा बनाया गया है, ठीक है, इसी वजह से ये चीजें फेमस हुई थी। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में, हाँ इसमें तो क्या लिखा है, कलाकार और यथार्थवाद। तो देखिए पुनर्जागरण काल में कलाकारों ने यथार्थवाद यानी कि रियलिटी को दिखाना पर जोर दिया। चित्रों में मानव भावनाओं के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, शरीर की बनावट के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, प्राकृतिक दृश्यों के बारे में ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, कलाकारों ने प्रकाश का छाया यानी कि लाइट का शैडो का प्रयोग करना शुरू किया। लाइट और शैडो के द्वारा जो चित्र है वो रियल दिखने को मिलता है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो तथा राफेल जैसे कलाकार बहुत ज्यादा फेमस हुए क्योंकि इन्होंने तरह तरह के जो चित्र बनाने शुरू कर दिए। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, मानवतावाद तथा प्रकृति को बहुत ही ज्यादा प्रमुख स्थान देखने को मिला और इस वजह से ये उस समय के जो चित्र हैं बहुत ही ज्यादा फेमस देखने को मिले थे। यथार्थवाद ने धार्मिक विषयों से हटाकर मनुष्य और मनुष्य के जीवनों को केंद्रित में रखा था। ठीक है, अच्छा यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, वास्तविक चीजें, घटनाओं तथा लोगों को जैसे हैं वैसे दिखाना बिना किसी कल्पना या फिर बढ़ा चढ़ा के। यानी कि कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि यथार्थवाद, रियलिज्म का मतलब होता है कि जो जैसा है उसको वैसा दिखाना, चाहे वो चित्रों के माध्यम से दिखा रहे हो चाहे कैसे भी दिखा रहे हो। इसीलिए यथार्थवाद ने क्या हुआ, धार्मिक विषयों से हटाकर मनुष्य और मनुष्य के जीवन को केंद्र में रखा कि मनुष्य जैसा है उसको उस तरीके से चीजें दिखाई जाए। और यही इसका है कि जैसा है वैसा ही दिखाना बिना किसी कल्पना या फिर बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपने कर लिया, ये है इसका पार्ट 1 अपना कंप्लीट। अब पार्ट 2 में चीजों को हम और आगे से समझेंगे। बस जितना पार्ट 1 में टाइम लगा उतना पार्ट 2 में लगेगा और शायद कभी टाइम लगेगा। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों में चीजों को शेयर जरूर करें। और अच्छे नोट्स अगर चाहिए तो बस 7011912793 पे मैसेज कर दे और एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड कर दे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।